नमस्कार दोस्तों, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले मैंने स्वरों के विभिन्न भेद बताए। अब अक्सर देखा जाता है कि वर्णों के उच्चारण स्थान से अवश्य ही प्रश्न रहते हैं। कृपया इसे ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसे एक बार ध्यान से देख लेंगे तो वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधित सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। देखिए, उच्चारण के लिए मुंह में 6 स्थान बनाए गए हैं। वर्णों के उच्चारण के लिए मुंह में 6 स्थान बनाए गए हैं और इन्हीं के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान तय किया जाता है या उनका नाम रखा जाता है। अब है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की। 6 स्थान क्या है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, वर्णों के उच्चारण में ये 6 स्थान रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ का पूर्णतः योगदान होता है वे कंठ्य कहलाते हैं या फिर उन्हें कोमल तालव्य वर्ण भी कहते हैं। कोमल तालव्य, तालु के कोमल भाग के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें कंठ्य या कोमल तालव्य वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण हैं अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। खुद उच्चारण करके देख लें। अ। यहाँ पे कंठ के पास घर्षण होता है, हल्का सा कंठ का योगदान होता है। या फिर क, ख, ग, घ, अंग। देखेंगे कि कंठ के पास स्पर्श के साथ आवाज बाहर आती है, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। या फिर तालु के कोमल भाग के स्पर्श से उच्चारण होता है तो कोमल तालव्य भी इन्हें कहा जाता है। अब बात करते हैं तालव्य की, यानी जिनका उच्चारण तालु के सहारे होता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। छोटी ए, बड़ी ए, चवर्ग, य और तालव्य श। छोटी ई देख लेते हैं। ई, च, छ, ज, झ, इय या फिर य, श। इनके उच्चारण में तालु का पूर्णतः योगदान है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य। अब है मूर्धा। तालु के पिछले भाग को मूर्धा कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मूर्धा का जो है योगदान होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। ऐसे में रि, टवर्ग, र और क्या मूर्धन्य श। रि, ट, ठ, ड, ढ, अड़। या फिर र, श, श। इनमें मूर्धा का पूर्णतः योगदान है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं दंत्य वर्ण की। दंत्य, जिह्वा दांतों को आकर स्पर्श करती है और इससे जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। दंत्य में आते हैं तवर्ग, ल और दंत स। तवर्ग त, थ, द, ध, न, ल, स। खुद देख कर देंगे। स, जिह्वा दांत के पास आती है तो दंत स का उच्चारण होता है स। अब ओष्ठ की, जिनके उच्चारण में ओष्ठ का
बड़ा योगदान होता है, उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, ओष्ठ, ऊ ऊ, देख रहे हैं, ओष्ठ, ओष्ठ जो है कार्यरत है, ऊ, या फिर प वर्ग में देखें प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ आकर आपस में सट जाते हैं और पुनः जब खुलते हैं तो इनका उच्चारण हो रहा है। अब बात करते हैं कंठ तालव्य की। तो ये ऐसे वर्ण हैं कि कंठ और तालु दोनों के सहयोग से इनका उच्चारण होता है। तो इसमें आता है ए, ए, देखेंगे कंठ और तालु, तालु का जो है पिछला भाग जो कि मूर्धा कहलाता है, तो कंठ और तालु दोनों के संयोग से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। और अब आता है कंठोष्ठ की बारी। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, माने कंठ में तो घर्षण होता ही है, ओष्ठ के सहारे भी इनका उच्चारण होता है। कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, यहां संधि है, कंठ और ओष्ठ का संधि है अ और ओ, कंठोष्ठ। तो ऐसे वर्ण है ओ, औ, ओ, औ, ओ। यहां देखेंगे हल्का सा दबाव पड़ता है कंठ के पास, और ओठों की आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ओ, औ। तो ओठ और कंठ दोनों के सहारे इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहते हैं। और अंतोगत्वा दंतोष्ठ, दांत और ओठ के सहारे जिनका उच्चारण होता हो, ऐसा मात्र एक वर्ण है, दांत और ओष्ठ, वह है व, व। ध्यान से देखें, व, ओष्ठ का निचला भाग दांत के पास आता है। देखिए, एक मतलब हिंदी को अगर आप एक क्या प्रयोग के रूप में देखेंगे ना, तो आपको आनंद आएगा। सीखने के लिए नहीं, प्रयोग करके देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। अब एक आता है नासिका से जिसका उच्चारण होता है, वह नासिक्य वर्ण होता है, परंतु वह स्पर्श व्यंजन में ही आता है। उसकी गिनती स्पर्श व्यंजन में ही होती है। प्रत्येक वर्ग का 5 जो है आपको वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अर्थात 5वां वर्ण नासिक्य भी होता है। तो एक तरफ अपने वर्ग का भी वह है, जैसे अंग कंठ भी है और नासिक्य भी है। जैसे अंग या इय, अण, न, म, ये अपने वर्ग का भी है और नासिक्य वर्ण भी कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सभी वर्ण आ गए हैं और आपको मात्र 1 से 2 बार इसे जो है ध्यान से देख लेना होगा, ध्यान से सुन लेना होगा, ध्यान से पढ़ लेना होगा, इसको अपनी कॉपी में उतार लेना होगा एक बार। और एक बार याद करने से नहीं, एक बार प्रयोग करके अगर देख लेंगे तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको पढ़ लें और दूसरी बार इसका प्रयोग करके देख लें कि हाँ यहाँ खरा है कि नहीं। अगर आप इसको प्रयोग करके महसूस कर लेते हैं ना, तो फिर याद करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद है यह आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और आपको अगर ये बात पसंद आती हो और आप चाहते हैं कि आपके मित्रगण भी इसे जानें, तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी करें, ताकि ज्ञान बांटने के साथ साथ हम लोग अपने अभियान की तरफ भी चलें। और हमेशा हमें अपना अभियान याद रखना है, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान। धन्यवाद।